स्वागत है आप सभी का। और दीपावली की छुट्टियों के बाद में एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं अपना पिछले वाले क्लासेस से आगे चलेंगे। तो लास्ट वाले वीडियो में हमने पढ़ा था बोर्ड्स परमाणु की क्या क्या कमियां थी, और आज उसी श्रृंखला में आगे हम लोग पढ़ने आ रहे हैं कि हाइड्रोजन के जैसे यानी हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं का बोहर सिद्धांत। देखिए, इसके ड्रॉबैक में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बोहर जो थ्योरी थी वो केवल हाइड्रोजन परमाणुओं के समान परमाणुओं के लिए लागू थी। इसका मतलब ये था कि वे परमाणु जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में केवल एक इलेक्ट्रॉन था उसके लिए ये सक्सेसफुल रही, ठीक है ना। तो उसके आगे की अगर बात करें हम लोग कैसे अगर किसी में 2 या 3 परमाणु इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हों, ठीक है, तो उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो अभी अपने उसी बेस पर यानी हाइड्रोजन के समान परमाणुओं को इन्होंने किस तरीके से एक्सप्लेन किया, इस चित्र में अगर देखें तो हमें बोर के अकॉर्डिंग अब ये पता करना होगा कि जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी त्रिज्या कितनी होगी। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस उसकी त्रिज्या कितनी होगी, किस वेलोसिटी से वो उस कक्षा में परिक्रमा कर रहा है ये निकालेंगे। और जब वेलोसिटी है तो उसमें कितनी ऊर्जा आएगी, उसकी ऊर्जा का मान कितना होगा, ठीक है। और फाइनली इससे कितनी वेवलेंथ का प्रकाश एमिट होगा अगर वो ट्रांजिशन करता है एक क्लास से दूसरी क्लास में, यानी एक कक्षा से दूसरी कक्षा में अगर जाता है तो उससे उत्सर्जित होने वाली तरंग दैर्घ्य कितनी होगी, उसका भी मान हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा, ठीक है ना। इसी तरह से क्वांटम सिद्धांत को भी थोड़ा भी हम इसमें स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक एक करके 1 बाई 1। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग इसकी रेडियस निकालेंगे कि रेडियस का मान किस तरीके से पता किया जाएगा। तो स्टार्टिंग में ये आप थोड़ा सा थ्योरी लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं बता देता हूँ क्या लिखना होगा आपको। तो ये इसमें यही देना पड़ेगा कि माना कोई एक नाभिक है जिस पर जो आवेश है, जो चार्ज है वो प्लस का जेड ही, जहाँ जेड आपका परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करेगा। ये आप सभी जानते हो इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, और इस पे इसके चारों तरफ केवल एक इलेक्ट्रॉन मांग रहे हैं और वो इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है। कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है, v वेलोसिटी से घूम रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास भी होता है, द्रव्यमान भी है, तो उसकी जो मास होगा उसका m होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग स्टार्टिंग करेंगे कि सबसे पहला जो उन्होंने एजम्पशन लगाया था कि द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, यानी नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो आपका फोर्स लग रहा है उस फोर्स को कैसे इक्विवेलेंट किया था। तो वहाँ पर उन्होंने उसके लिए अभिकेंद्र बल का मान लिया। तो अभिकेंद्र बल के लिए आप देख सकते हैं कि mv²/r। तो इस फॉर्मूले को लिखने से पहले आप यहाँ पे लिखिएगा कि इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच लगने वाले आकर्षण बल को उनके बीच लगने वाला अवकेंद्र बल संतुलित करेगा, और इस स्थिति में अवकेंद्र बल mv²/r का मान वैद्युत आकर्षण बल के बराबर होगा। और वैद्युत आकर्षण बल कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, 1/4πε0, ठीक है। अगर निर्वात की बात हो रही है तो वहाँ पर k का मान आप 1 कर दीजिएगा। और उसके बाद Q1 Q2 चार्जेस लगाए जाते हैं, तो यहाँ पर एक चार्ज आएगा Zd और दूसरा चार्ज जो यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा वो चारों तरफ घूमने वाले एक इलेक्ट्रॉन का, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वही इसके बीच की रेडियस मानी गई है, त्रिज्या मानी जाएगी। तो यहाँ पर आप इस तरीके से समीकरण नंबर 1 लिखेंगे, और ये समीकरण हुई mv²/r दिस इक्वल्स टू 1/4πε0 Ze² लिख सकते हैं, e⁻² लगा सकते हैं, r², ठीक है। ये आपकी समीकरण नंबर 1 करके मैं इसको लिख रहा हूँ। अब इसके बाद में आप बोहर का परिकल्पना लगाएंगे कि बोहर ने जो बताया था, बोहर परिकल्पना के अनुसार क्या था इसमें कि इसका जो एंगुलर मोमेंटम था, कोणीय संवेग जो था, जिसको हम कहते हैं किसके बराबर था, mvr के बराबर था। ये किसके बराबर होगा, nh/2π का पूर्ण गुणज, ठीक है। यहाँ पर जो n का मान है वो आपका क्वांटम संख्या निर्धारित करता है, n का मान स्टार्ट होगा 1 2 3 सो ओके। तो इस मान को हम लगाएंगे बाद में। तो सबसे पहले क्या करें कि समीकरण 1 ये हुई आपकी, समीकरण नंबर 2 ये हुई, तो यहाँ पर इसको आप लिखते हैं समीकरण नंबर 2 या इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर इन दोनों समीकरणों में आपको वैल्यू प्लेस करनी है। तो वैल्यू प्लेस करने के लिए हम एक समीकरण का स्क्वायर करेंगे और उसका फिर पहली वाली समीकरण में भाग लगाएंगे। पर अब आप समीकरण 2 का स्क्वायर कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, समीकरण 2 के दोनों पक्षों का वर्ग करने। आप यहाँ पर एक काम और भी कर सकते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने, ठीक है। शॉर्ट में लिखा मैंने।
तो एम बी आर से यहाँ से चाहें तो आप बी का मान निकाल लीजिए, बी का मान यहाँ प्लेस कर दीजिए, या इस समीकरण का पूरे का ही स्क्वायर जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर वही किया, एम स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर और यहाँ पर एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 आएगी। और वो आप अगले स्टेप में देखिएगा समीकरण 3 को, समीकरण 3 जो है उसको आप डिवाइड कर दीजिए समीकरण 1 से भाग लगा दीजिए। ठीक है, अलग अलग उसमें अलग अलग तरीके से मान निकाले हैं। फाइनली आपको आर एन का मान चाहिए तो आप किसी भी प्रोसेस से उसका मान को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर आप डिवाइड कीजिए, यहाँ पर आप भाग लगाएंगे एम बी स्क्वायर अपॉन आर से, देखिएगा। और यहाँ पर ही मैं कर दे रहा हूँ, तो अगले स्टेप में ये जेड ई स्क्वायर अपॉन में आया और नीचे ये पूरा फैक्टर जा रहा है, इसको आपने कहा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। थोड़ा सा इजी पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें, देखिए हर का हर ऊपर जाता है तो ये गया आपका ऊपर जाएगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई नीचे आएगा। इसी तरह से ये आपका ऊपर जाएगा, यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आर एक और आ जाएगा तो आर क्यू हो जाएगा। ठीक है, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर यहीं पर कैंसिल कर लेते हैं, एक एम से एक एम यहाँ पर कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर जो बचेगा उसको देख लीजिए। यहाँ पर जो आपका पास में बचा ये बचा एम और ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हुआ, आर इसके साथ आके मल्टीप्लाई हुआ तो ये हुआ आपका आर क्यू। ठीक है, ये सब ऊपर पहुँचेगा, यहाँ पर पहले से एन स्क्वायर एच स्क्वायर और मल्टीप्लाई में इसके साथ नीचे पहुँचेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर अपॉन ये दोनों फैक्टर अब आप ले सकते हैं नीचे, ये जो है 4 पाई स्क्वायर और साथ में जेड ई स्क्वायर। ये वैल्यू आपके क्लास में आ गई। ठीक है, अब यहाँ आर स्क्वायर है, इससे आप एक आर कैंसिल कर, आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 पावर इसमें से कम हो जाएंगे, केवल एक आर बचेगा। इसी तरीके से यहाँ पर जो एम है उसको आप यहाँ पर ले आइए। ठीक है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए इस m को आप यहाँ पर ले आएंगे तो r की सीधी सीधी समीकरण आपके पास अब पहुँचने वाली है। और यहाँ से देखिए 4 से 4 कैंसिल कीजिएगा, 1 पाई से 1 पाई कैंसिल हुआ, तो ऊपर जो बचा है n स्क्वायर एच स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट है ऊपर अपॉन यहाँ पर आया m और पाई बचा हुआ है, z है और e स्क्वायर। ओके, ये आपके पास बोर रेडियस आ गई, यानी ये उस हाइड्रोजन के जैसे परमाणु के लिए उसकी त्रिज्या आ गई। तो इस त्रिज्या में अगर देखा जाए तो n आपका कांस्टेंट है, n आपका कांस्टेंट है, h प्लांक कांस्टेंट है। ठीक है, इसका मान आपका कांस्टेंट रहता है नियतांक में। इसी तरह से एप्सिलॉन नॉट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, पाई का मान आप जानते हो 3.14 लिया जाए या 22/7 लिया जाए। इसी तरह से z परमाणु क्रमांक भी आपका फिक्स होगा। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, यानी z भी आपका कांस्टेंट, e भी आपका कांस्टेंट है। तो ये सभी चीज़ें जो है आपकी कांस्टेंट में शामिल होगी। तो सीधा सीधा क्या बचता है कि r की जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगी n स्क्वायर के ऊपर। और अगर आप z लेना चाह रहे हैं किसी और के लिए, ठीक है, अगर हाइड्रोजन लेते हैं तो z के लिए मान 1 ही हो जाएगा और यहाँ पर आपको सीधा सीधा मिल जाएगा कि r प्रोपोर्शनल n स्क्वायर। ओके ना, ये समीकरण आपके पास आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि r का जो मान है वो n के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा क्वांटम नंबर की संख्या होगी उसकी रेडियस उतनी ही ज़्यादा होगी। पहली वाली कक्षा के लिए n का मान अगर आप 1 रखते हैं तो उसका मान अलग होगा, दूसरी कक्षा रखते हो तो n बराबर 2 रखोगे तो उसके लिए रेडियस ज़्यादा हो जाएगी। ये समानुपाती आ रहा है। तो यहाँ पर आप स्टेटमेंट लिखेंगे कि इस समीकरण से स्पष्ट है कि जो त्रिज्या है, जो वृत्तीय कक्षा की त्रिज्या है वो क्वांटम संख्या के वर्ग के समानुपाती है। बाकी सभी चीज़ें आपकी क्या है, कांस्टेंट आई हुई है। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए अगर इसकी केवल बात निकाली जाए, मतलब ये हुआ कि n की जगह आप 1 प्लेस करें, h का मान रखिएगा 6.6 × 10⁻34, एप्सिलॉन नॉट का मान लगाइए 8.86 × 10⁻12, m का मान लगाइए 9.1 × 10⁻31, z का मान 1 लगाइए, इलेक्ट्रॉन का मान लगाइए 1.6 × 10⁻19। इन वैल्यूज़ को अगर आप प्लेस करते हो तो यहाँ पर एक सीधा मान आपको प्राप्त होता है। ये वैल्यू कैलकुलेट करके आती है, ये वाली वैल्यू जो आपके पास में आती है 0.529 आती है। ठीक है, इसके लिए कैलकुलेशन के बाद जैसे मैंने बताया कि आप जब इन सभी कॉन्स्टेंट्स का मान प्लेस करेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू आपको मिलेगी 529
और इसी तरह से n² z। ये समीकरण आपको किसी भी कक्षा के लिए रेडियस बता देगा कि क्या मान रखा जाए। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए अगर देखें तो हम लोग अगर बात करें हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन के लिए z का मान कितना करते हैं, 1 करते हैं, ठीक है ना। n का मान कितना हो जाए, n का मान आप पहली क्वांटम संख्या यानी पहली कक्षा के लिए त्रिज्या निकालना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आप इंटीग्रेट करते हैं r1 का मान कितना हो जाएगा, n की जगह 1 लगाइए, z का मान 1 हुआ, मान आ गया आपके पास 0.529 इतना एंगस्ट्रॉम। ये आ गई आपके पास में रेडियस। अगर दूसरी कक्षा के लिए पूछता है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए ही पूछे, तो सिर्फ आपको करना ये है कि z की जगह फिर से अगेन हाइड्रोजन परमाणु बोल दिया, z का मान 1, ठीक है। दूसरी कक्षा के लिए कह रहा है तो n बराबर 2 प्लेस करेंगे। ध्यान से देखिएगा, जब z का मान आपने 1 कर दिया, n का मान 2 करेंगे तो यहाँ पर क्या है, 2 का स्क्वायर है, ठीक है ना। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो गया। तो यहाँ पर जब R2 का मान निकालोगे तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो किसका, 4 का मल्टीप्लाई किसके साथ में, 0.529 के साथ, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कीजिए, 4 9 36, कैरी गया 3, 4 2 8, 8 और 3 आपका 11, कैरी 1, 4 5 20, 20 और 1 21, ठीक है। 3 बार डेसिमल है, तो यहाँ पर आ रहे हैं 2.116 एंगस्ट्रॉम। तो यानी दूसरी कक्षा के लिए क्वांटम संख्या जिसके लिए 2 है, उसके लिए आपकी जो रेडियस आई है वो आपकी 2.116 एंगस्ट्रॉम इतनी प्राप्त हुई है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से इसकी रेडियस निकाली जाती है, और इसके जस्ट बाद हम लोग देखेंगे कि इसकी वेलोसिटी कितनी है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी कितनी है और फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आती है। थैंक यू, धन्यवाद।